पर कि हेलो टॉपरों, कैसे हैं आप। आशा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा नया बैच चालू हुआ है। जो स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देंगे, जी सुनिए, 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये नया बैच बना है। इसमें आपका नोट फ्री दिया जाएगा, प्लस में हर एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पर हल किया जाएगा। उर्दू, मैथिली, हिंदी, ठीक है, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, सारी सब्जेक्टिव के ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई मुफ्त में किया जाएगा। यदि आप क्लास 10th के न्यू स्टूडेंट हैं जो 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, हम मान के चलते हैं कि वही स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और मैं उन्हीं से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आप हमारे ग्रुप से ऐड हो जाइए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या हम लिख भी दे रहा हूँ, उसे हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप में सिर्फ आपको लिखना है, वो क्या लिखना है तो वो भी हम बता देते हैं कि आपको लिखना क्या है। क्लास 10th क्या लिखना है आपको, क्लास 10th न्यू, क्या लिखना है, न्यू, क्लास 10th, और क्या लिख देना है, सिर्फ न्यू। इतना आप लिख दीजिए और नाम लिख के हाई करिए। हम नंबर अभी लिख दे रहे हैं, इस पर हाई सिर्फ करनी है और इतना लिख के आपको सेंड करनी है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फ्री आपको सारे नोट उपलब्ध कराएंगे हम लोग और सारे विषयों की तैयारी कराएंगे। नंबर ये रहा मेरा, देख लीजिए, 73, ठीक है, 25 एक मिनट, अब देखो, 73 25, ठीक है, 0 97 218, ठीक है। इस पे आपको हाई करनी है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा बड़ी मेहरबानी के साथ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जुड़ जाइएगा, और जुड़ जाइएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक ना। सारे नोट उपलब्ध करा देंगे हम लोग, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, बात करनी होगी तो इसी नंबर पर आप बात कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, इतिहास का चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला ही चैप्टर है। इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम वीडियो बनाएंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो। एक तो पहली बात है, ग्रुप जुड़ के हम बात कर लीजिएगा। अगर पढ़ाना चाहे क्या, कौन सा विषय कौन दिन पढ़ाना है, तो हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। क्लास 10th का रहेगा और ये इतिहास है, आपको तो इतना तो पता ही होगा, इतिहास का पहला ही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो आइए इसके विषय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक मिनट आप लोग, आप ठीक है। अब देखिए आप क्या कह रहा है, यूरोपीय इतिहास में घेटो क्या है, घेटो का क्या अर्थ है। घेटो जो शब्द है उनका अर्थ क्या है, यूरोप के इतिहास में हमको बताना है, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं और इसको हम जानते हैं अच्छे तरीके से। आप एक बार अपनी किताब को उल्टा लीजिएगा और चैप्टरों को एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी ये प्रश्न को आप देखिए। देखिए, घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्तियों के लिए किया गया है, ठीक है। परंतु वर्तमान संदर्भों में क्या है, संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचानों वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। देखिए, पहले का घेटो शब्द का जो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो एक खास समुदाय के लिए जो यहूदी होता है उनके बस्तियों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, घेटो, ठीक है। लेकिन आजकल एक समान विशेष जाति और समूहों के लोगों के लिए भी इंगित करते हैं, चिन्हित करते हैं, उनको भी हम घेटो कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको।
आराम से आप लोग देखते रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि कैसा लग रहा है। और जो आपके जान पहचान के जो लड़का अभी एग्ज़ाम देने वाला है, जो साथी एग्ज़ाम देंगे 2024 में उन तक को इस वीडियो को पहुंचाइए और ग्रुप से इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। 1 साल हम लोग जुड़ के इस पर काम करेंगे आप लोग के लिए और बेहतर रिजल्ट आएगा, इसका हम कामना अभी से कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, मीटरनिक युग क्या है। क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि मीटरनिक युग क्या है। आप अच्छे तरीके से नोट करते जाइएगा। अगर आप PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, उस पर आपको PDF भेज दिया जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मीटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मीटरनिक युद्ध कहा गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे ना, वो कितना ईस्वी में गद्दी पर बैठे, एक बात तो ये समझ लीजिए, 1815 से 1848 ईस्वी के बीच के युग को क्या कहते हैं, हम मीटरनिक युग कहते हैं। मीटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोध करता था। ठीक है, वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति का विरोध भावनाओं का समर्थक था। वह राज्य के देवी अधिकारों में विश्वास रखता था। ठीक ना, वह स्वतंत्रता का खिलाफ था, वो स्वतंत्रता पर यकीन नहीं करता था। वो महाराजाओं निरंकुश शासक करता था, उसका सपोर्ट करता था। ठीक ना, तो हमको ये विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, उससे हमको ये पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। और कमेंट करके अपना सुझाव दीजिएगा। देखिए अभी शुरू ही हुआ है बैच, तो उसमें बहुत सारा अपना गलती भी हो सकता है, तो उस गलतियों को आप बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक मिनट, हाँ थोड़ा आप लोग आराम से देखिएगा वीडियो को, बहुत मज़ा आएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, राष्ट्रवादी क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रवादी क्या है। तो देखो मेरे दोस्त, राष्ट्रवादी किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। क्या है, भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। ठीक है, यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। ठीक है, किसी को अगर यहाँ पर ये दिक्कत होता हो कि सर ये क्या लिखते हैं आप, तो विश्व लिखा हुआ है। देखिए टाइपिंग करते हैं ना तो विश्व ऐसे ही लिखाता है। देखिए ये लिखा हुआ है, लेकिन जब आप टाइपिंग करते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में तो इस तरीके से होता है विश्व। ठीक है, अब आगे हम प्रश्न देखते हैं। देखिए थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट, इसको हम जूम कर लेते हैं तो आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हाँ अब ठीक है। फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमको बताना है। ये प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद अभी से करते चलिए। हमको टारगेट है कि आप लोगों को जो नंबर लानी है 2024 में, तो 450 प्लस लानी है नंबर, और उसी तरीके से हम लोग तैयारी भी करेंगे। ठीक है, चार्ल्स 10 के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ सो सुनिएगा। बुर्बो वंश के स्थान पर अलावर्स क्या है, अरवल वंश को सत्ता सौंपी गई। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इस के शासन ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की। ओके, अतः उसने इन्हें तरजीह दिया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 है,
लोह, ये प्रश्न बहुत VVI प्रश्न है, हर साल पूछता है लगभग, पता नहीं क्यों इन प्रश्नों से इनका क्या लगाव है, खास करके बिहार बोर्ड के लिए। लौह एवं रक्त की नीति क्या है? लौह एवं रक्त की नीति क्या है, ये हमको बतानी है। लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। देखिए, लौह एवं रक्त की नीति एक समझिए कि संस्था था, ऐसी संस्था था जो वहाँ के सैन्य शक्ति की सहायता लेकर, ठीक है, उनकी क्या करना था, जर्मनी का एकीकरण करना था। ओके, चलिए तो हम समझते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया है। अब आप देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, हो वाह, गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है कि शीत युद्ध से क्या समझते हो? तुम मेरे बारे में क्या समझते हो? देखिए इधर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर व्यायुद्ध के द्वारा एक दूसरे के नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। देखिए, शीत युद्ध के मतलब क्या हुआ? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से वाद विवाद होता रहता था। ऐसा स्थिति बना हुआ था कि ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध कभी भी हो सकता है, मतलब युद्ध की पूरी संभावना है लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था। शीत युद्ध के मतलब समझिए, युद्ध की पूरी संभावना था कि युद्ध होगा लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था, उस स्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। चलो 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 चलो, एक मिनट अब ठीक है यार, 10 नंबर पर आ गए थे। हाँ अब ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? नॉर्मल उसको कहता है कि 30 से 35 शब्द में लिखे, तो आराम से आप लोग लिखिएगा। ये 2 नंबर में प्रश्न आपको पूछेगा। कितना नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में प्रश्न आपको पूछेगा। तो देखिए इसका आंसर देखिए, इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, मज़ा आएगा। यकीन दिलाने की कोई बात नहीं, आप तो इसे देख ही रहे होंगे। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण में क्या थी? निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। कौन कौन बाधा था? आइए एक एक करके हम जानते हैं। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे, ठीक है, एक समस्या ये। दूसरी समस्या का, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं, राष्ट्रों को भावना का अभाव, राष्ट्रवाद की भावनाओं का कहा था वहाँ पे अभाव था। दूसरी ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, और जो ऑस्ट्रेलिया था वो अपना हस्तक्षेप उसमें किए हुए था, ठीक है, जर्मनी में। मिटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति, मिटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति, ये जो 5 दिख रहा है ये सब जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी, ठीक है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके कारणों का विवेचन करना है, उसके कारणों को बताना है कि क्या क्या कारण था, ठीक है, उस कारणों को देना है। देखो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। अब प्रमुख कारण कौन कौन थे उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, मध्य वर्ग जो था ना उसका शासन पर प्रभाव था। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, जो राजनीतिक था बटा हुआ था, फूट मतलब कि अलग अलग समूहों में बटे हुए थे, उस एक संगठन होने का अभाव था, एक संगठन नहीं था उनका, एकता समझ लीजिए, कह लीजिए कि एकता नहीं था। दूसरा, समाजवाद का प्रसार, उसमें समाजवाद का प्रसार की जो कमी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे देखते हैं। लुई फिलिप की नीति की असफलता,
इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। ठीक है, वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्र पता हुआ। ठीक है, ये सब कारण था किसका? 1848 की फ्रांस की क्रांति के कारण। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त। देखो देखो बच्चों, देखो नूनू, देखो थोड़ा सा मजाक कह लीजिए। 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। क्या कह रहा है? 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति, 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव का वर्णन कर। 1830 में जो क्रांति हुई उसके बाद वहाँ पे कौन सी स्थिति आई, क्या प्रभाव पड़ा, उसको हमको व्याख्या करना है, उसको बताना है। तो 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या कह रहा है? 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव पहला तो देख लीजिए। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यह रहा कि इसने देश में कट्टर राज सत्तावादियों के प्रभावों को कम कर दिया, पहला। दूसरी, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था तथा विनय कांग्रेस के उद्देश्य को निरर्थक सिद्ध किया। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला कारण क्या था, अगला प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। ठीक, सभी यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न है, अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, मज़ा आ रहा होगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ। देखो, इटली जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? इटली जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, उसका वर्णन करना है। तो सुन लीजिए, इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया की शर्त पर हुआ था, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। इटली का जो एकीकरण हुआ वो ऑस्ट्रेलिया की शर्त पर हुआ। क्यों हुआ भाई? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया और इटली और जर्मनी के कुछ हिस्सों पे वो अपना अधिकार किए हुए थे। आगे चलिए, ऑस्ट्रेलिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। ये जब एकीकरण होना था जर्मनी का और इटली का, कब होता? जब ऑस्ट्रेलिया जो अधिकार किए हुए उसको सेट करना था, तभी एकीकरण संभव था। ठीक है, अगला देखिए, दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। दोनों राष्ट्र ने मिल गया कि अरे भाई सुन, हमरे अपने दुनू के ई का कर रहे लो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमको बर्बाद कर रहा है, और जब बर्बाद कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं या दोनों गोटे मिल जाते किसी दूसरे देश को भी सहायता के लिए हम कहते हैं और इसको निकालते हैं, और ऐसे हुआ, निकाला भी, तब इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। आशा करता हूँ कि ये पूरे जो 10 को प्रश्न बताया गया था वो आपको समझ में आया है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। समझ में यदि आपको आया है तो अपने जो दोस्त हैं, दोस्तिनी भी है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जो क्लास 10th में अभी है और 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है, 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है, उसको तो बताइए भी कीजिए। और उसको, क्योंकि ये नया बैच चालू हो रहा है, इसमें आप लोग की राय जो भी आपको पढ़ना है आप हमको बताइएगा, हम आपके हिसाब से चलेंगे। आपके हिसाब से मतलब कि आपके जो कहेंगे वो विषय हमको हम पढ़ा देंगे। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए। नंबर लिख देता हूँ 73 25 को जगह नहीं है, रुको यहाँ पर लिख देता हूँ 25, यहाँ पर देखिए 73 25 0 97 218। इस नंबर पर आपको मैसेज करनी है और आपको लिखना है हाय, और उसके बाद लिख देना है क्लास 10th। क्या लिखना है? क्लास 10th, और न्यू लिख देना है, ठीक ना, न्यू। आपको ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे,
ठीक है ना। प्लस नाम भी अपना लिख दीजिएगा, जब हाई कीजिएगा उसी टाइम अपना नाम लिख दीजिएगा, उससे हमको बात करने में सहायता होगी। कभी अगर आपसे बात करना चाहे तो हम बात कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और एक ही को हमारा नारा होनी चाहिए। और इस बार का जो हमारा मोटिव है कितना है, 450 प्लस, कितना है, सॉरी एक मिनट, 450 प्लस नंबर लाना है, ठीक है। तो बस एक ही यही स्लोगन के साथ हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो एक तो बात तो बनती है बोलना अंत में कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए फिर मिलेंगे हम।